बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, जुमे का मुबारक दिन है और आप सब लोगों को जुमा मुबारक भी मैं कहना चाहूँगी और इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगी कि ज़रूर अपनी दुआओं में मुल्क की सलामती की दुआएं जो हैं वो ज़रूर मांगें, मुल्क के हालात बेहतर हों ये ज़रूर दुआएं मांगें, हम सबको भी अपनी दुआओं में याद रखें। आप बढ़ेंगे जी, हमने प्रोग्राम के आगाज़ की तरफ जाना है और सबसे पहले जी हमने शामिल करनी है आज की टॉप स्टोरीज़। खबर पे 9 अस्पतालों में एंजियोग्राफी और स्टंट की सहूलत, मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार। सहर और अफ्तार के औकात कार, बिजली की फराहमी बिला तात्तुल जारी रहेगी। खराब ट्रांसफार्मर की तब्दीली शुरू। इमरान लीडर नहीं गीदड़ है, मरियम नवाज का ऐसा कहना है। कारकुनों को धावा बनाकर इस्तेमाल किया। अच्छा जी, खबरें आप जान चुके हैं, हमने खबरों की डिटेल्स की तरफ आना है और हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, इमरान यूनुस और इरफान मलिक ने आज हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चले आप? ठीक। अच्छा जी, पहली खबर की तरफ चलते हैं और पहली खबर हमारे पास है शहर के अस्पतालों के हवाले से। फाइनली कोई अच्छी चीज़ सुनने को मिलती है। कल अभी हमने आपके साथ म्यू सर्विसेज, हर रोज़ एक हॉस्पिटल के हालात हम शेयर कर रहे हैं। अब निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने पोर्टल का बटन दबाकर दिल के मरीजों के फौरी और मुफ्त इलाज के लिए प्राइमरी एनजीओ मॉनिटरिंग सिस्टम का आगाज़ कर दिया। माह मुबारक से कबल मुफ्त आटे की फरहमी शुरू करने की हिदायत भी की गई है। वज़ीर आला का हरासानी का शिकार खातून के लिए सेफ्टी ऐप मेरी आवाज़ फंक्शन करने का भी हुक्म। तो सबसे पहले आ जाते हैं हॉस्पिटल्स के हालात की तरफ, जो कि बहुत ज़रूरी था। इसके लिए मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार किया जा रहा है। इमरान, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। देखिए जी, हम हॉस्पिटल के हवाले से अगर बात करें, हमेशा हम ये सुनते आते हैं कि मरीज़ जो हैं वो ख़वार हो रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल्स में। अद्वियात जो है वो मौजूद नहीं है, डॉक्टर जो हैं वो मौजूद नहीं है, इसके साथ बेड जो है वो मौजूद नहीं है। इन चीज़ों से हटकर जब हम बात करें तो एंजियोग्राफी और स्टंट के हवाले से अगर बात की जाए तो यकीन जाने कि हॉस्पिटल की सूरत हाल ये थी कि आपको फौरी एंजियोग्राफी जो है उसके लिए भी टाइम नहीं मिलता था। स्टंट के लिए तो आपको 6-7 महीने जो हैं उसका टाइम जो है वो दिया जाता है और तब तक बेचारा मोस्टली मरीज़ जो है वो अपनी जान की बाजी जो है वो हार चुके होते थे। होना भी तो हमने कुछ दिन पहले देखा ना कि वो इशू था और कह रहे थे कि जी मतलूबा क्योंकि साइज का स्टंट नहीं है तो उसकी जगह 2 स्टंट डाले जाएं। देखिए, ये सारे हीले बहाने होते हैं। आप माजी में भी देखें, ऐसी कई चीज़ें जो हैं वो सामने आई थी कि जो कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है उसमें जो जाली स्टंट के हवाले से बात की जाती थी और ये भी एक बड़ा केस जो है वो हुआ था, बहुत बड़ा स्कैंडल था वो। कभी जाली, कभी गैर बिल्कुल इसी तरह बात यही होती है कि वसाइल इनके पास होते हैं, चीज़ें इनके पास होती हैं, असल बात है विल पावर की, वो इनके पास नहीं होती थी। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब आपके ऊपर कोई हेड ऐसा बैठा हो जिसमें आपसे काम करवाना हो तो करवाएगा। आप यकीन जाने ये एंजियोग्राफी और स्टंट ये कोई मामूली चीज़ नहीं है कि जो इलाज जो है ये इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो आप जो है वो इसको मुफ्त कराने जा रहे हैं और दूसरा आप ये कर रहे हैं कि बर वक्त इलाज होगा कि अगर कोई मरीज़ हॉस्पिटल में जाएगा, ये हम 9 हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं कि इब्तदाई तौर पर 9 हॉस्पिटल्स में ये प्लान जो है वो पेश किया गया है कि मरीज़ जब हॉस्पिटल में जाएगा फौरी तौर पर वहाँ डॉक्टर जो है वो उसका इलाज शुरू कर देंगे और उसमें एंजियोग्राफी भी शामिल है और उसकी कंडीशन देखते हुए उसको स्टंट जो है वो भी डाला जाएगा। ये बेहतरीन चीज़ है और जिस तरह आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि फाइनली कोई अच्छी चीज़ जो है वो सुनने को मिली है, तो यकीन जाने। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये अब जो है वो मॉनिटरिंग सिस्टम इसके लिए जो तैयार किया गया है, ये सबसे बड़ा अहम और काम होगा गवर्नमेंट के लिए भी कि प्रोजेक्ट तो आपने अनाउंस कर दिया। माजी में भी ऐसा होता है, प्रोजेक्ट आप अनाउंस कर देते हैं, उसके बाद उस पे फॉलोअप कोई नहीं लिया जाता तो फिर कोई पूछने वाला है, बिल्कुल वो डेड हो जाता है। लेकिन इसके लिए बाकायदा तौर पर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो बनाया गया, तो मेरे ख्याल से ये बेहतरीन हिकमत अमली। सही। इरफान, क्या कहना चाहेंगे? ना देखें, मैं समझता हूँ कि ये जो सहूलत दी जा रही है ये शायद कराची का मॉडल जो है उसको कॉपी किया जा रहा है। इसमें कराची में अगर मैं उसके मॉडल की बात करूं तो कराची में जैसे आपके पास यहाँ पे खिदमत मराकज़ कंटेनर्स के अंदर मौजूद हैं, इसी तरह वहाँ पे जो आपकी एंजियोग्राफी और उसके लिए जो ईसीजी है इसके लिए कंटेनर्स के अंदर सहूलत दी गई है। अच्छा। और वहाँ पे डॉक्टर्स भी होते हैं। पूरे कराची में अगर बात की जाए तो इसमें 15 के करीब ऐसे आपके पास वहाँ पे मोबाइल
यूनिट्स हैं जिसमें ईसीजी जो है फौरी तौर पे की जाती है, क्योंकि इसमें देखिए कि दिल का जो मरीज़ है उसके पास वक्त की बहुत कमी होती है। अगर उसको किसी जगह पे कुछ हो गया, उसके दिल की तकलीफ होगी, तो उसके पास सेकंड्स जो हैं वो भी बहुत जो मैटर करते हैं। तो अब ये जो वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये डिसीजन लिया गया है कि 9 हॉस्पिटल जो है इसका जो है मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जो है बनाया गया है। इसमें होगा क्या कि पेशेंट आया हॉस्पिटल में, अगर वो दिल का मरीज़ है फौरी तौर पे उसकी ईसीजी होगी। ईसीजी होने के बाद जो सिस्टम में वो दर्ज किया जाएगा, जो मॉनिटरिंग सिस्टम जो है उसमें देखा जा सकेगा कि कितने पेशेंट जो हैं वो ईसीजी उनकी किस कंडीशन में आई। उसके बाद अगर उसकी ज़रूरत होगी तो फौरी तौर पे उसकी जो एंजियोग्राफी और स्टंटिंग होगी। अगर ये ना होगी तो उसमें जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उसके अंदर वो अलर्ट जनरेट करेगा कि ये शख्स जो है ये यहाँ पे मौजूद है, इसकी अभी तक जो है ये जब आया था तब क्या टाइम था, इसकी जब ईसीजी हुई तब क्या टाइम था, और एंजियोग्राफी जब तक हुई नहीं तब उसमें कितना टाइम लगा। तो इससे ये होगा कि जिन लोगों की ये जिम्मेदारी है कि आपके पास पेशेंट आए तो फौरी तौर पे आपने उसकी ट्रीटमेंट किस तरह करनी है। जो हम अक्सर हॉस्पिटल में लोगों की जानिब से जो गिले शिकवे सुनते हैं कि वो कहते हैं कि जी डॉक्टर देख नहीं रहा, डॉक्टर के पास हम आए वो अपने मोबाइल पे लगे हुए थे, ये सारी चीज़ों से निजात मिलेगी। और दिल का जो पेशेंट है, मैं पहले भी कह रहा हूँ कि उसके पास टाइम बहुत कम होता है, फौरी तौर पे अगर उसको ना मिले ट्रीटमेंट तो उसकी जान भी जा सकती है। ये बहुत अच्छा इकदाम है और ऐसे इकदाम मेरे ख्याल में मॉनिटरिंग सिस्टम जो हैं वो तमाम हॉस्पिटल्स में होने चाहिए कि जब पेशेंट आए तो उसके बाद फौरी तौर पे उसकी क्या ट्रीटमेंट हुई। क्योंकि यहाँ तो पेशेंट बेचारे बिलबिला रहे होते हैं और कोई सुनने, एमरजेंसी में कोई सुनने वाला नहीं होता, तो वैसे बाकी हॉस्पिटल के जो दूसरे डिपार्टमेंट हैं वहाँ मरीजों का क्या हाल इसमें होगा? एक चीज़ जो है वो हम मिस कर रहे हैं, वो कल जब ये इसकी जो है वो इनॉग्रेशन की गई उसमें एक चीज़ जो है ये भी बयान की गई थी वज़ीर आला की जानिब से, जिस तरह इरफान ने बात की कि कराची में जो है वो कंटेनर बनाए होते हैं और वहाँ पर ये सारा कुछ होता है। यही चीज़ जो है वो वाकई इस पे पंजाब में भी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है कि जो जिस मरीज़ को दिल की तकलीफ होगी उसको कार्डिक एम्बुलेंस जो है वो भिजवाई जाएगी, जिसमें बाकायदा तौर पर उसकी इनिशियली ट्रीटमेंट जो है वो उसको दिया जाएगा, उसकी ईसीजी जो है वो की जाएगी। तो ये वाकई ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो होने जा रहा है। के साथ इस तरह की चीजें जब भी हमने माजी में कभी सुनी है, कुछ ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट कहीं ये ना हो, सॉरी ये ना हो, नहीं सिफारिश को छोड़े कि ये ना हो कि निगरान सेटअप जितनी देर तक है तब तक ये रहे, उसके बाद जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आए वो उसका प्रोजेक्ट का बेड़ा गर्क कर दे। जैसे कि माजी में ये तमाम मिसालें जो हैं, तो हमने एयर एम्बुलेंस की भी बाज़गश सुनी थी, कहाँ गए वो सब मंसूबे, किसी को कुछ पता नहीं। वुज़रा डॉक्टर आए हैं, वुज़रा डॉक्टर आए हैं, उन्होंने इस शोबे के साथ क्या किया वो भी आपके सामने। ऐसे ही है। मेरी आवाज़ फंक्शनल करने के बारे में जान लेते हैं इरफान से। इरफान, हरासानी का शिकार खवातीन के लिए एप्लीकेशन मुतारिफ कराई जा रही है, कितना ज़रूरी है, क्या इससे फ़र्क पड़ेगा और किस तरह खवातीन की हेल्प हो सकेगी? दूसरा एक और चीज़ है, खवातीन डरती बहुत है, घबराती बहुत है कि अच्छा अगर हम कहेंगे यहाँ पर कोई आएगा भी नहीं, और फिर वो जो बार बार आपसे इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, आपको हॉस्पिटल में भी, सॉरी आपको थानों में भी बुलाते हैं। हाँ, खवातीन इस चीज़ से भी डर जाते हैं। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है और इसी वजह से अब ये जो इससे पहले देखे कि एक औरत ऐप के नाम से जो ऐप मौजूद थी जो खवातीन के लिए थी कि वो अगर उनको कोई भी इश्यूज़ है वो अपने उसको जो है उसमें अपना एड्रेस करें तो उसको जो है वो फौरी तौर पे सॉल्व किया जाएगा। वहाँ पे भी काम हो रहा था, लेकिन वही इशू जो आपने अभी आप दोनों ने डिस्कस किए कि खवातीन अभी घबराती हैं कि हम अगर किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन पास ऑन करेंगे तो उसके बाद उल्टा हमारे से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी जाएगी। अफसरान के रवैये देखते हैं, मुझे सिर्फ ये बता। बिल्कुल आपकी बात ठीक है और इसी के तदारुक के लिए ये काम किया जा रहा है। और मैं आपको बताऊं कि ये पहली दफ़ा हो रहा है कि जहाँ पे जो खिदमत ये तहफ़्फ़ुज़ ऐप बनाई जा रही है इसका जो ऑफिस होंगे वहाँ पे ट्रांसजेंडर भी रखे जा रहे हैं। अच्छा। ताकि अगर किसी ट्रांसजेंडर के साथ होता है तो उसको माशरे में जो बदतमीज़ी जो उसको बिहेवियर लोगों का बर्दाश्त करना पड़ता है वो ना करना पड़ा, उसका अपना जो है वो वहाँ पे मौजूद होगा जो उसको उसके इश्यूज़ को समझ भी सकेगा, उसके दर्द को भी समझ सकेगा, उसकी प्रॉब्लम्स की सलूशन के लिए भी इक़दाम करेगा। और इसके लिए जो अच्छे पढ़े लिखे ट्रांसजेंडर्स हैं उनको रखा जा रहा है। और ये तहफ़्फ़ुज़ ऐप भी इसी की एक आपको मैं शाख बताता हूँ कि इसमें भी जो भी कोई ख़वातीन के साथ कोई इश्यूज़ होंगे, किसी ने तशद्दुद किया उनके ऊपर या उनके कोई लीगल इश्यूज़ हैं उसकी यानी हम यहाँ बैठ के ख़वातीन को ये कह सकते हैं कि अगर खुदा न खास्ता किसी खातून को इस तरह की किसी प्रॉब्लम का सामना हो तो वो इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें और जाकर जब इसको डाउनलोड करेंगे आप तो उसके डाउनलोड करने के बाद आपसे जो राब्ता करेंगे
वो सारी की सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होंगी, वो किसी जगह के ऊपर आपके दरमियान में और जो लिसनर है आपसे जिसने सुना है उसके दरमियान से ये बात जो है वो किसी और जगह पे नहीं जाएगी, वो अपने हाई अप्स को बताने की बाउंड होगी और वो किसी आम मुतलका पुलिस स्टेशन के जो SHOs हैं या DSPs हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन होगी, वो इंडिपेंडेंटली वो इसके ऊपर वर्किंग करेंगे और इसी वजह से ये काफ़ी जो है वो ख़वातीन के लिए महफूज तरीन आई मस्ट अप्रिशिएट जो चीज़ें आप जो फीचर्स आप बता रहे हैं, मेरे ख्याल से फिर तो ये बहुत अच्छा है और तमाम ख़वातीन को इसका इस्तेमाल करना भी चाहिए, क्योंकि आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये सब चीज़ें हैं, आप लोगों को बाशऊर बनाने के लिए चीज़ें हैं और आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए हैं। सो प्लीज़ खुदा न खास्ता अगर किसी के साथ कोई मसला हो तो ज़रूर इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगली खबर ये है जी, जिनाह हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट की सहूलत फराहम करेंगे, गौहर एजाज साहब का ये कहना है। इससे पहले भी गिरां कदर खिदमत गौहर एजाज साहब जिनाह हॉस्पिटल में सर अंजाम दे चुके हैं, जो कि किसी से ढकी छुपी नहीं है। वो चाहे मुफ्त अद्वियात की फराहमी के हवाले से बात कर लें, वो चाहे हम बात कर लें जिस तरह से दीगर इंतजामात उनकी जानिब से हॉस्पिटल में किए गए हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं, मरीज़ों को जिस तरह से वहाँ पर सहूलियात दी जा रही हैं। सो अब ये एक और कदम उठाया जा रहा है दुख इंसानियत की खिदमत के लिए। इमरान, एक कमेंट चाहिए। देखिए जी, अगर हम बात करें शेख एजाज ट्रस्ट और गौहर एजाज फाउंडेशन के हवाले से, जिनाह हॉस्पिटल के हवाले से अगर हम बात कर लें या हम बात कर लें आपके कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग, बिल्कुल उस हवाले से बात करें, यकीन जाने कि वैसे भी मुखय्यर हज़रात जो है वो कुछ ना कुछ तो करते रहते हैं, लेकिन स्पेशली इनके हवाले से अगर बात करें, ये दो जो ट्रस्ट के नाम शेख एजाज ट्रस्ट और गौहर एजाज फाउंडेशन, इनके हवाले से बात करें, यकीन जाने इन्होंने हेल्थ में गिरां कदर खदमात जो है वो पेश की हैं। सेंटर जिनाह हॉस्पिटल का अपनी मिसाल आप है। जिनाह हॉस्पिटल को आप यकीन जाने, आप अभी भी देखें, आपको स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग जो है वो उसमें नज़र आती हैं, सहूलियात जो हैं वो बेहतर नज़र आती हैं। और अब जो है ये किडनी ट्रांसप्लांट की जो सहूलत फराहम करने जा रहे हैं, ये वाकई एक बहुत बड़ा ऐलान है और ये चीज़ें तो होनी तो गवर्नमेंट की जानिब से चाहिए थी, लेकिन चलें खुशी इस बात की है कि चलें मुखय्यर हज़रात ही सही, वो आगे तो आए हैं। महंगे इलाज है, आम बंदा तो ये नहीं करा सकता। देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो एक महंगे तरीन इलाजों में शामिल होता है। जिस तरह लीवर ट्रांसप्लांट है वैसे ही किडनी ट्रांसप्लांट, और इसके ऊपर जो भी ट्रांसप्लांटेशन है इसके अंदर बहुत सी इन्वेस्टमेंट और बहुत सी केयर चाहिए होती है। और इसी वजह से आप देखें कि लाहौर में जो आपको 3 से 4 जो है वो हॉस्पिटल नज़र आते हैं जहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट का जो अमल होता है। लीवर ट्रांसप्लांट के लिए हमारे पास स्पेशलाइज एक ही हॉस्पिटल है PKLI का, ये दूसरा हम शेख जायद उसको हम पैरेलली इस्तेमाल करते हैं। लेकिन स्पेशलाइज हॉस्पिटल ये बहुत ज़रूरत है। जैसे आपके पास PIC है, लेकिन PIC के साथ भी यही इश्यूज है कि लोड बहुत है। आप जो एंजियोग्राफी वाला जो हमने इससे पहले खबर डिस्कस की थी, उससे ये भी होगा कि ये सारी चीज़ें आपके अगर दूसरे हॉस्पिटल्स में भी होंगी तो ये बर्डन कम होगा। ना मुख्तलिफ तहसीलों में ऐसे हॉस्पिटल और होने चाहिए। तो ये अगर किडनी ट्रांसप्लांट का सिर्फ जिनाह हॉस्पिटल में गौहर एजाज साहब कर रहे हैं या उनकी टीम कर रही है, तो बाकी हॉस्पिटल्स के अंदर भी इसके कम से कम यूनिट्स बनने चाहिए जहाँ पे जो मरीज़ जो है वो उसको तिब्बी इमदाद दी जा सके। यहाँ पे इश्यूज़ ये है कि हॉस्पिटल में, मैं आपको कल की एक मिसाल देता हूँ। कल एक पेशेंट को लेकर जाना पड़ा मुझे शेख जायद हॉस्पिटल में किडनी के लिए। उसको किडनी का इशू था, उसने टेस्ट करवाने थे, अपने चेकअप करवाना था सिर्फ, और कल किडनी डे था। और कल किडनी हॉस्पिटल के अंदर जो किडनी सेंटर था उसका, वहाँ पे डॉक्टर मौजूद नहीं था। वो कहते थे जी आज वो किडनी डे है तो वो सारे ज़रा बिजी हैं, तो आप कल आइएगा। आज किडनी के पेशेंट हैं वो ऐसे ही रहे, आज उनका इलाज यहाँ ये हालात है। ये ऐसे हालात के ऊपर काबू अगर पा लिया जाए तो मैं समझता हूँ चीज़ें बेहतर हो सकती। बिल्कुल आपने सही कहा, और इसके लिए मैं मुखय्यर हज़रात को ज़रूर कहूँगी कि इसी तरह से वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहें, क्योंकि यहाँ पर हस्पतालों के हालात जितना लोड है, और मैं गरीब बेचारा इतने महंगे इलाज नहीं अफोर्ड कर सकता। सो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो कि दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए पेश रहते हैं, हमें ज़रूर उन्हें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और अब शहरियों के लिए अच्छी खबर क्या है? वैसे हमेशा ये खबर होती भी है, आपसे शेयर भी करते हैं, लेकिन ये सिर्फ हमें बातें जो है ना खबरों तक और स्टेटमेंट तक महदूद लगती है कि सहरा और अफ्तार में लोड शेडिंग नहीं होगी।
अक्सर बहुत सारे इलाकों में आप सुबह के टाइम जब टीवी लगाया होता है तो पता चल रहा होता है कि सहरी के वक्त फलां इलाके में बिजली गायब है, फलां इलाके में बिजली गायब है, और ये एक रूटीन है। लेकिन अब इसके लिए क्या किया जा रहा है, जो ख़राब ट्रांसफार्मर हैं उन पर अभी से काम शुरू कर दिया गया है। इजाफी ट्रॉली ट्रांसफार्मर्स को भी यकीनी बनाया जाएगा। इन केस अगर कहीं लोड शेडिंग होती है तो बैकअप भी तैयार किया जा रहा है। सो फिर उम्मीद रखें कि लाइट आएगी सहर और अफ्तार में। देखिए जी, सिर्फ लेस्को नहीं, हर इदारे के हवाले से बात करें तो एनुअली बेसिस पे इनकी प्रेस रिलीज जो है ना वो तैयार होती हैं मौके की मुनासबत से। हाँ, तो ये भी कुछ इस किस्म का ही बयान था। ये हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि लेस्को की जानिब से जो है ना ये ऐलान किया जाता है कि रमज़ान मुबारक में लोड शेडिंग नहीं होगी, और उसके बाद जो है वो देखने में ये आता है कि लोड शेडिंग भी होती है, और फिर हम ही खबरें दे रहे होते हैं, हम ही जो है वो टिकट चला रहे होते हैं कि कंट्रोल रूम कायम किया जाएगा और खुद मॉनिटरिंग करूंगा। माशाल्लाह, वो फिर यही होगा ना कि उसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कहेंगे कि जी ये खराबी आ गई, ये हो गया, ऐसे हो गया, वो हो गया। अब बात सिंपल सी है, जो इन्होंने ये सारी चीज़ें तो बता दी कि जी ख़राब ट्रांसफार्मर जो है वो तब्दील किए जा रहे हैं, नए ट्रांसफार्मर इनके पास हैं नहीं, जो ऑलरेडी ट्रांसफार्मर मौजूद लगे हुए हैं उनको मेंटेनेंस की अशद ज़रूरत है। माजी में भी ऐसी खबरें जो हैं वो शायद सिपरा साहब देते रहे हैं कि उनके पास बजट नहीं है कि वो ख़राब ट्रांसफार्मर जो है उनको ठीक करवा सकें। अब जो है चलें, आपकी मेहरबानी के जो ख़राब ट्रांसफार्मर की आप तब्दीली शुरू कर रहे हैं, अब ख़राब ट्रांसफार्मर कौन से हैं? अब आप ये देखें कि जब गर्मियाँ हैं, रमज़ान मुबारक में एक तो लोगों ने रोज़ा रखा होगा, उसके बाद एसी जो है वो चलेंगे, तो उसके बाद आप देखिएगा कि कितना लोड पड़ता है ट्रांसफार्मर पे, और ट्रांसफार्मर जो है वो डैमेज कितने होंगे। तो उसके बाद फिर लोड शेडिंग तो उस इलाके में जो है वो खुद ही होगी। आप मुझे ये बताइए, जो फील्ड मुलाजमीन की अभी से ड्यूटियां लगा दी हैं, मुझे तो कभी कोई फील्ड में मुलाजिम इनका नजर नहीं आया। अनटिल और अनलेस कॉल कर करके थक जाते हैं। अनटिल और अनलेस जहाँ पे लाइट घंटों गायब रहती है, वो किसी भी मोहल्ले के चंद लोग खुद इकट्ठे होकर दफ्तर जाते हैं, फिर मुश्किल से किसी को निकाल के लेकर आते हैं। और ये भी आपने सीन मनाजिर देखे होंगे कि जिसमें वो लोग इकट्ठे होकर गए और दफ्तर जाके तोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पे कोई होता नहीं, एहतजाज किया जाता है। वो उसकी वजह है कि देखें, अब ये हाफिज नुमान साहब की जानिब से ये बयान तो दे दिया गया कि हमने इसके ऊपर वर्किंग शुरू कर दी, लेकिन असल इशू जो है इनका कि शहर में इनके पास एक तो जितनी लाइनें हैं, जितने ट्रांसफार्मर हैं, ये बसीदा हो चुके हैं। कब की ये लाइन पड़ी हैं, उसके बाद नई लाइन अभी तक जो है वो नहीं डाली जा सकी। फिर उसके लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, वो पैसे नहीं हैं। तीसरा इशू जो है कि इनके पास स्टाफ की कमी है। अब एक इलाके के अंदर, जैसे इमरान ने कहा कि बिजली का लोड बढ़ेगा, एसी चलेंगे, और उसके बाद क्या होगा कि ट्रांसफार्मर जो ट्रिप कर जाएंगे या ख़राब हो जाएंगे, तो उसको ठीक करने के लिए पूरे लेस्को का एक जो ऑफिस होगा उसके अंदर एक ही टीम होगी जो एक जगह के ऊपर जा रही है। अगर 2-3 जगह के ऊपर ऐसा इशू हो जाए, जैसे हंगामी हालात में जब बारिश आती है, आंधी आती है, तो उसके बाद आप देखते हैं कि बहुत से एरियाज़ के अंदर लाइन ट्रिप्स कर जाती हैं, तो उसको ठीक करने के लिए, क्योंकि स्टाफ इनके पास कम है, स्टाफ की कमी है, उसको पूरा करने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए जा रहे। लाइन लॉसेस जो हैं आपके, क्योंकि तमाम लाइनें जो आपकी वसीदा हो चुकी हैं, लाइन लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं। ट्रांसफार्मर आपके वसीदा हो चुके हैं, उनकी रिपेयरिंग का काम जारी है, क्योंकि नए आप नहीं ले सकते। रिपेयर करके उसको आप कितना टाइम चला लेंगे और वो कितना पायदार होगा, ये आपके सामने है। फिर उसके साथ साथ जो इश्यूज़ हैं कि हुकूमत के पास क्या बिजली बनाने के लिए पेट्रोल के पैसे हैं, क्या हुकूमत के पास, वफाकी हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ, क्या वफाकी हुकूमत तमाम जो लोड है वो बराबर में डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगी? जिस तरह कहा जाता है कि अगर हमारे पास 8000 मेगावाट का हमें ज़रूरत है तो हमें दिया जा रहा होता है 5000 मेगावाट, तो 3000 का तो हमें वैसे ही शॉर्टेज होती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या इकदाम किए जाएंगे? और ये जो बयानात हैं, ये वो वाकई वो रस्मी बयानात हैं कि साल में एक दिन जो कोई भी ऐसा डे आएगा उसके लिए तमाम चीज़ें तैयार होंगी, सेटअप ऑलरेडी होगा कि जी हम इसके ऊपर रमजान में, गर्मियों में ये स्टेटमेंट नहीं है, सर्दियों में ये मौके की मुनासबत। अब वही देखे ना, रमजान आ गए, सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो बड़े प्रेस रिलीज देंगे आपको कि हमने जी बाजारों के अंदर महंगाई कंट्रोल करने के लिए टीमें जो हमने फॉल कर दी हैं, जहाँ पे जिले मजिस्ट्रेट आप देखिएगा उनके भी आएंगे, वो जी सारे कहेंगे, फिर पुलिस की तरफ से आ जाएगा। और एक आधे दिन आपको फील्ड में रमजान में स्टार्ट में कोई नजर भी आ जाएगा, और फिर जब रूटीन शुरू हो जाती है तो सब चीजें जैसी चल रही होती है वैसी चलती है। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, अगली खबर की तरफ आएंगे, हमारे साथ रहिए। तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ये कहते हैं कि 8 मार्च का वाक़या 25 मई का पार्ट 2 था। वही अफसर कल के वाक़े में मुलव्वस हैं जो 25 मई को थे। फिर सड़कों पर निकलूंगा, इलेक्शन ना हुए तो आइन ख़त्म हो जाएगा। अच्छा जी,
कल भी एक वाक़े की तरफ इशारा किया था हमारे रिपोर्टर्स ने। वो वाक़या कौन सा था जिसका आमिर भाई ने खासा डिटेल में बताया कि जब टीएलपी की जानिब से जो सब एहतजाज किया जा रहा था, तहरीक थी, उस पर जिस तरह से जो अहकामात इमरान खान साहब के कहने पर जो सब कुछ हुआ वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। और फिर ये जो 8 मार्च का वाक़या रिलेट कर रहे हैं कि जी ये 25 मई का पार्ट 2 था। जी इमरान, देखें जी, अगर हम सानिया माल टाउन की बात कर लें या उस वाक़े को याद कर लें, फिर टीएलपी की आपने बात की, अब ये जो कुछ रोज़ कबल जो वाक़या हुआ है, तो मैं एक चीज़ जो है ना वो कुछ दिन से सोच रहा था कि जब आप सियासत में आते हैं ना, तो जब आप सियासत में आ गए तो आपके अंदर से ना इंसानियत ख़त्म हो जाती है। उसके मुख्तलिफ पहलू जो हैं वो हो सकते हैं। ये पाकिस्तान में रिवायत रही है कि आप सियासत जो है ना वो सिर्फ अपने लिए करते हैं, अपनी आवाम के लिए नहीं करते, अपनी कौम के लिए नहीं करते। इस वाक़े के चश्मदीद ऑब्वियसली हम हर चीज जो है फील्ड वो में मौजूद थे। अच्छा, और इसमें उसको रिलेट किसके साथ कर रहे हैं आप? पुलिस बेचारी, अच्छा पुलिस को ना हमेशा पुलिस को जो है ना वो कहा जाता है कि जी ये जुल्म कर रही है, वो जुल्म कर रही है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। उन बेचारों ने तो अपने ऑर्डर जो है ना जो ऑर्डर्स आने हैं वो करने हैं। अच्छा, अभी भी इस वाक़े को आप देख लें तो ऑब्वियसली आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट है उन्होंने ही ये जो है सारी चीज़ें देखी कि इस चीज़ को निगरान गवर्नमेंट को भी यही कहा कि इसको किसी भी तरीके से आप कंट्रोल करें या जो भी मामलात करने हैं आप इनको करें। अब बात सिंपल सी है कि चेयरमैन तरीके साहब इमरान खान के हवाले से अगर बात करें कि ठीक है, एक तरफ तो आप असम्बलियों से जो है पहले कह रहे थे कि इस्तीफ़े दे दिए, उसके बाद वापसी के लिए आप खुद कोशिशें जो है वो करते रहे, उसके बाद आपने कहा जेल भरो तहरीक जो है वो करें, और होना तो ये चाहिए था कि सबसे पहले इमरान खान आगे आते और गिरफ्तारी देते तो फिर ऐसे मामला ना होते। लेकिन उन्होंने क्या किया कि उनके कुछ लीडर्स और कुछ कारकुन जो है उन्होंने गिरफ्तारियाँ दी। तो अच्छा, हमेशा पॉलिटिशियंस जो होते हैं ना वो हमेशा अपने बेचारे कारकुनों और करिंदों को मरवाते हैं। मैं यहाँ पर साफ और सीधी बात करना चाहता हूँ, और यही सूरत हाल जो है ये सानिया माल टाउन में भी हुई, यही सूरत हाल जो है वो टीएलपी के मामले में हुई, यही सूरत हाल जो है वो यहाँ हुई। तमाम जमातें जो हैं वो इस चीज़ को फेस कर चुकी हैं। मुस्लिम लीग नून के कई कारकुन जो हैं वो इस तरह शहीद हुए हैं, टीएलपी के देख लें, पीपल्स पार्टी के देख लें, इसी तरह अगर आप बात कर लें अब तहरीक इंसाफ का एक वो बेचारा जो है वो अब ये चीज़ें जो है वो सामने आएंगी, इंक्वायरी होगी कि क्या चीज़ें जो है वो चल रही हैं। लेकिन अभी भी इमरान खान जो है वो उसी चीज़ पर अड़े हुए हैं कि जी मैं फिर सड़कों पर जो है वो निकल आऊँगा, और वो ये भी कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे गिरफ्तार कर ले या नाअहल कर ले। नाअहल तो आप पहले ही हुए पड़े थे, इसीलिए तो आपको उतारा गया, और अब जो है वो आप ये कह रहे हैं कि जी मैच तो मैं जीत चुका हूँ। भाई क्या मैच जीते हैं? एक कारकुन जो है वो बेचारा अपनी जान की बाजी हार गया है, उसके खून पर अब आप सियासत जो है वो ये करने जा रहे हैं। हाँ, बस फिर आपके पास ये बच जाता है। सानिया मॉडल टाउन से जो रिलेट किया जा रहा है, मुझे ये बता दें, आप तो सानिया मॉडल टाउन के भी चश्मदीद गवाह हैं। आंसू गैस हमने खाई हुई है। अना देखें, पहले मैं इमरान की इस बात से इख्तलाफ करूँगा कि सियासत के अंदर आकर जो लीडर हैं ये शायद इनके अंदर ये चीज़ आ जाती है कि कारकुन सिर्फ मार खाएगा, लीडर नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता। अगर सियासी पार्टियां आप देखें, नहीं, हमारे पास बहुत सियासी पार्टियां मिसाल लीडर खुद रैली में होता है। अगर हमने इमरान जब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को लाहौर लाया जा रहा था तो उस वक्त हमने देखा कि रैली हुई, उसमें उसकी क़यादत शहबाज शरीफ खुद कर रहे थे। फिर उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी की हमारे पास एक वाहिद मिसाल है कि वो हर लीडर जो है उनका वो खुद फील्ड में होता है। अगर वो बीच में होता है और इसी वजह से वो अपनी जानें भी दे चुके हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मिसाल हमारे पास मौजूद है। लेकिन ये क्योंकि सियासी पार्टी नहीं है, इसको लाया गया था, इस पार्टी का जो है वो उसको सियासी कहना मैं समझता हूँ ये भी सियासत के साथ भी एक जो है वो ज़्यादती होगी कि वो शख्स जो सिर्फ इस बात की वजह से जो है वो बाहर नहीं निकल रहा कि उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, इस बात से वो डर रहा है कि उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और लाहौर पुलिस की तरफ से ये फैसला कल डिसीजन परसों कर लिया गया था कि इमरान खान अगर दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करते हैं, वो बाहर आते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और जब हमने खबरें ऑन एयर की, तमाम टीवी चैनल्स के ऊपर ये खबर चली, तो उसके बाद देखें कि ना तो इमरान खान बाहर निकले, ना आपको जो हमाद अजहर बातें करते हैं वो नज़र आए, ना फवाद चौधरी आपको नज़र आए, ना शहबाज गिल आपको नज़र आए, ना आपको वो फैजुल हसन चौहान साहब बहुत बातें करते थे वो नज़र आए। वो ख़वातीन जो हैं वो बेचारी वहाँ पे शेलिंग भी खा रही थी, वो वाटर कैनन किया, वो पानी जो था वो भी उनको मारा जा रहा था, वो डंडे भी खा रही थी। और ये लोग ज़मान पार्क में छुप के बैठे हुए थे, वो 2 नंबर घर के बाहर जिसे कहा जाता है हाउस नंबर 2,
उसके बाहर आकर ये वहाँ पे तकरीरें कर रहे थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। बाहर इन लोगों में से कोई आया नहीं। इन लोगों में इतनी अगर करेज होती, अगर सियासी इनके पास थोड़ी बहुत भी शऊर होता तो ये खुद आते बाहर। अगर गिरफ्तारी हो भी जाती तो क्या हो जाना था। इनके पहले भी तो लीडर जिन्होंने गिरफ्तारी दी थी, शाह महमूद कुरैशी, चाहे वो बाद में कहते रहे कि मैं तो बीमार हूँ, मैं चाय पीने के लिए आया, चले जो भी था, वो जेल में तो गए ना, उन्होंने बाहर तो गए। उनका ये भी, इनका डर भी खत्म होना चाहिए। रात को भी इनका मैं बयान देख रहा था कि मैं पहले भी जेल जा चुका हूँ और अब भी जाने के लिए तैयार हूँ। भाई कब तैयार हैं? जब वहाँ पे कुछ होने लगता है, आप एक कॉल कर देते हैं कि जी फौरी ज़मान पार पहुँचे, खान को पकड़ना है, आ रही है पुलिस। वो लीडर जो अमेरिका को धमकियां लगा रहा है, वो अब डरा बैठा है SHO रेस कोर्स से या लाहौर पुलिस से कि यार ये आके मुझे पकड़ के ना ले जाए। हाँ। तो ये चीज़ें सियासी नहीं है। और जैसे आपने बात की सानिया मॉल्टन की, देखिए वो बात बिल्कुल ठीक है कि जब भी पुलिस कोई ऐसा एक्शन करती है उसके बाद जो भी कुछ होता है वो पुलिस के ऊपर होता है। जिन सियासतदानों ने इनसे करवाना होता है, जिस हुकूमत ने इनके ऊपर अहकामात देती है, उनके साथ कुछ भी नहीं होता। वो आज भी कोई वज़ीर आज़म बन गया है, उस केस के अंदर जो लोग मुलविस थे, ऐसे ही है। कोई वज़ीर दिफा बन चुका है, वो लोग अभी भी बैठे हुए हैं। वही अफसर जो हैं, आज भी जो इस्तग़ासा चल रहा है अदालत में उनकी जानिब से, तारुल कादरी की जानिब से, उनकी जमात की जानिब से जो दिया गया था, उससे इस्तग़ासा में सिर्फ पुलिस एहलकार रह गए हैं। वो बेचारे रोज़ पेशियाँ काट रहे हैं और वो केसेस भी इस वजह से लटक रहे हैं क्योंकि तारुल कादरी साहब खुद जाके इंग्लैंड बैठे हुए हैं या कनाडा बैठे होंगे। यहाँ पे जो वकील है वो उनका कहता है जी आज हमें अगली तारीख दे दें। उन लोगों के ऊपर वो तलवार लटक रही है अभी भी। यही हालात बाकी सूरत हाल यहाँ पे भी। TLP की जो आपने बात की, TLP में लोगों को गोलियां मारी गई, सीधी गोलियां मारी गई। बिल्कुल यही हुकूमत थी, इमरान खान साहब थे। इनके बयानात आप उस वक्त नहीं सुनते थे कि हुकूमत को कि कुछ अगर आपके साथ हो रहा है तो वो बिल्कुल गलत हो रहा है। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। खबर हमारे पास है जी अगली, जो कि हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। मरियम नवाज साहिबा कहती हैं इमरान लीडर नहीं गीदड़ है, कारकुनों को ढाल बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है। जी इमरान। देखें अना, मरियम नवाज़ के हवाले से अगर बात करें, चूँकि ये चीफ़ ऑर्गेनाइज़र भी हैं और जो इनकी स्टेटमेंट थी वो ये थी कि पहले एहतसाब होगा उसके बाद इंतखाबात होंगे। और साथ जो है उन्होंने ये भी कहा कि जी मुल्की मसाइल का वाहिद हल जो है वो मुस्लिम नून के पास है। और भाई 35 साल से ज़ायद आप लोग रहे हो, क्या झक मारते रहे हो आप? और आप अब ये कह रही हैं कि इमरान खान के बच्चे जो हैं वो लंदन में और खुद यहाँ पर लोगों के बच्चे मरवा रहे हो। भाई आपके अब्बा भी तो लंदन बैठे हैं, इलाज करवाने गए थे, वापस ही नहीं आए। तो मामला इस तरह है कि सियासत में ये सारी चीज़ें जो है ना वो चलती रहती हैं। और जैसे कि मैंने पहले कहा कि लीडर इसी तरह करते हैं, कि पहले अपने कारकुनों को बाहर निकलवाते हैं, देखते हैं कि हालात कैसे हैं, उसके बाद फिर बाहर निकलते हैं। जी इरफान। ना देखिए ये बात तो बिल्कुल ठीक है जो उनकी तरफ से ये बात की गई कि इमरान खान ढाल बना के वहाँ पे लोगों की बैठे हुए हैं। इसी तरह हमें तारुल कादरी जब सानिया मॉल्टन को जिसको बड़ा वो कर रहे हैं, वो भी हमने देखा था कि वहाँ पे जो तारुल कादरी साहब का घर था उसके बाहर ख़वातीन जो थी और ख़वातीन और बच्चे स्पेशली उनको बिठा दिया गया था ताकि यहाँ पे ऑपरेशन ना हो सके। तो यही सूरत हाल हमें ज़मान पार्क में भी नज़र आ रही है कि कल देखें, कल वो परसों एक अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें वो बच्चा जो था बिलाल अली, उसकी मौत वाक़या हुई। उसके वालिद को अपने घर बुलाकर उसके साथ ताज़ियत की गई और वो बेचारा जिस तरह बैठा था सोशल मीडिया पे उसका काफ़ी क्रिटिसिज्म भी किया गया, लेकिन उनको कोई इस चीज़ की फ़िक्र नहीं है। और ये तक नहीं किया कि अगर आप उनकी शहादत का आपको इतना दुख है उसकी मौत का, तो कम से कम उसके जनाजे पे चले जाएं, उसको घर पे बुला के। लोग बेहिस होते हैं। वक्त का मैं थैंक यू सो मच, आप लोगों के वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन ब्रेक होगी, हेडलाइंस फिर आते हैं। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं एक्साइज डिपार्टमेंट के हवाले से, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस हमें मौसूल हो रहे थे कि जी नंबर प्लेट्स की फराहमी का इशू है, स्मार्ट कार्ड की फराहमी का इशू है, और फिर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के हवाले से, ट्रांसफ़र के हवाले से जो नई पॉलिसी निकाली गई है उस पर भी आवाम को मुश्किलात हैं। ऑल्दो मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये आपकी सिक्योरिटी के लिए है। बहुत सारे जो नए इनिशिएटिव लिए गए हैं उससे बहुत सारे मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन लोगों के लिए
आसानी किस तरह से पैदा की जानी है, इस पर भी बात करेंगे। आपकी शिकायत भी सुनेंगे, आपकी टेलीफोन कॉल्स भी। अब से कुछ ही देर बाद हमारी लाइन जो है ओपन हो जाएंगी। आपकी जो भी शिकायत है, महकमा एक्साइज से रिलेटेड कोई सजेशन आप देना चाह रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। स्टूडियो में जो हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, तारुफ आपके साथ कराना चाहूँगी। जी, डीजी एक्साइज ने हमें ज्वाइन किया है, मोहम्मद अली साहब को अपने शो में वेलकम देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। एक्साइज को कहा जाता है कमाऊ पुत्तेदारा, लेकिन हमेशा हम देखते हैं लोगों की शिकायत इससे बहुत ज़्यादा रहती हैं, ऐसा क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो आपने जैसा कहा कि हम गवर्नमेंट का अर्निंग हैंड है और तकरीबन 48 बिलियन जो हमारा एनुअल टारगेट होता है रेवेन्यू का, वो हम अचीव करके इस दफ़ा हमने गवर्नमेंट को देना है और इंशाल्लाह हमारी टीम्स उस पर काम कर रही हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि वो हम टारगेट जो है वो अचीव कर लेंगे। सेकेंडली ज़ाहिर है पब्लिक डीलिंग है यहाँ पर। मैं जब आया तो सबसे बड़ा इशू जो लोगों को फेस करना पड़ रहा है वो नंबर प्लेट्स उनको काफ़ी अरसे से नहीं मिल रही थी। उसकी बहुत सारी रीजंस थी, प्रोडक्शन रुकी हुई थी। इसके अलावा जो कार्ड्स होते हैं आपके स्मार्ट कार्ड्स, वो उनकी डिलीवरी जो थी उसमें कुछ तातुल था, कुछ उसकी प्रोडक्शन जो है वो स्लो थी। उसमें हम बेहतरी लेके आए हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से कुछ लोगों को शिकायत थी कि उनकी असेसमेंट जो है वो प्रॉपर्ली नहीं की गई, या जितना टैक्स बनता है उससे ज़्यादा कैलकुलेट कर लिया गया है। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि इसमें हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम जितना मैक्सिमम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं और चैट बॉट्स के थ्रू व्हाट्सएप बेस्ड अभी हम एक इसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं। एक हम एक्साइज की अपनी ऐप जो है वो डिज़ाइन कर रहे हैं। तो उससे ये है कि हमारे दफातर में आने की लोगों को जो है उस तरीके से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जो हमारे फील्ड में सर्वेज़ हैं उनको हम डिजिटाइज़ कर रहे हैं। 2-3 मार्केट में ऑलरेडी जो कंपनीज़ ये काम कर रही हैं उनके साथ हम कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं। तो उससे ये है कि जो हमारे फील्ड में फॉर एग्जांपल इंस्पेक्टर है उसकी डिस्क्रेशन जो है वो कम हो जाएगी। अच्छा, हमने देखा बहुत सारी जिद्दत माजी में भी और अब भी आगे कुछ बेहतरी लाने की कोशिश की जा रही है। ये जो एक्साइज से रिलेटेड एक माफिया का रोल रहा है वो हमेशा रहा है और अभी भी ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा। आप क्या वजह समझते हैं इसकी? जी, उसमें बुनियादी तौर पे तो देखिए, कल भी मैं एक जगह गया हुआ था और वहाँ पर फिर हमने कुछ डायरेक्टर एक्साइज के ऑफिस के बाहर बाकायदा अपने ऑफिस बना के एजेंट्स बैठे हुए थे और मैं इनकॉग्निटो वहाँ गया और वहाँ जाके उन्होंने रसीद वसीद भी बना दी और सारा कुछ। तो वो एक पैरेलल ऑफिस वहाँ बना हुआ है जहाँ पर लोगों के बायोमेट्रिक भी लिए जा रहे हैं। वहाँ उनके पास प्रिंटर और स्कैनर्स और ये तमाम चीज़ें जो कि एक्साइज के दफ्तर में होती हैं मौजूद होती हैं। बल्कि वहाँ से कुछ नंबर प्लेट्स बरामद हुई, कुछ गाड़ियों की फाइल्स हमें मिली। तो वो हमने तो उन पर FIR दे दी है, मगर ये है कि जब हमारे अमले की कोई थोड़ी सी इसमें गफलत होती है या कोताही होती है तो उसका फ़ायदा प्राइवेट लोग उठाते हैं, क्योंकि लोगों के पास ज़ाहिर है मसरूफियत है और वक्त की कमी होती है। तो वो नहीं चाहते कि एक्साइज के दफ्तर के बार बार उनको चक्कर लगाने पड़े। तो वो आमतौर पे वो टाइम बचाने के लिए इस तरीके के जो हमारे एजेंट्स होते हैं या टाउट्स होते हैं उनसे कांटेक्ट करते हैं और वो फिर आगे अपनी एक उनकी मार्केट से बन जाती है, जिसकी वजह से वो पब्लिक को एक्सप्लॉइट करते हैं और उसमें महकमे की बदनामी जो है वो इसके अलावा होती है। ऐसे ही है। गालिबन 1 माह हुआ आपने चार्ट संभाला, कैसे देख रहे हैं आप मामलात को, क्या क्या बेहतरी लाना चाह रहे हैं? जी, इसमें मैंने पहले आपसे गुजारिश की, सबसे पहले तो हम जो नंबर प्लेट्स की प्रोडक्शन है उसको एक सस्टेनेबल तरीके से सर, नंबर प्लेट से रिलेटेड अगर हम बात करें तो जब से पाकिस्तान पोस्ट के साथ मुआहिदा हुआ, उससे कबल जब प्राइवेट कंपनी के साथ था तो बड़े अच्छे तरीके से काम हो रहा था, तो हम क्यों उसको दोबारा उस मॉडल पे नहीं जा सकते? जी, उसमें एक तो कॉस्ट का फैक्टर है। ज़ाहिर है पाकिस्तान पोस्ट जो है वो एक सरकारी इदारा है, उनके अखराजात कम ज़रूर हैं, मगर ज़ाहिर है उनके पास भी रिसोर्स की कमी है और कुछ थोड़ा सा मसाइल का शिकार वो लोग भी रहते हैं। तो उसमें कुछ जगहों पे हमें शिकायत आती हैं कि फॉर एग्जांपल उनके पास बैग्स नहीं है या उनके पास उस तरीके से प्लान टाइम वो उसको वहाँ से पिक करके डिलीवर नहीं कर पाते। तो जबकि प्राइवेट सेक्टर में इस तरह की चीज़ें नहीं होती, तो क्योंकि बुनियादी तौर पे पाकिस्तान पोस्ट की कॉस्ट बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू जो प्राइवेट हमारा सेक्टर है, तो इस वजह से वो कॉस्ट फैक्टर एक था जिसकी वजह से हमने एक कंसिडर किया। बाकी हम इसके ऑल्टरनेट मॉडल्स पे भी देख रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद जो है पब्लिक को फैसिलिटेट करना है। कॉस्ट जो है वो कोई मतलब उसमें सेकेंडरी हैसियत रखती है। तो बट आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें इस वजह से कुछ मसाइल का सामना करना भी पड़ा। बहुत बड़ी तादाद में नंबर प्लेट्स है ना जो लोगों तक पहुंचनी है, और फिर उससे रिलेटेड इशू देखें, बार बार जो पुलिस की जानिब से, सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रोका जाता है लोगों को,
नमूना गैर नमूना नंबर प्लेट, सब जी। लोगों के पास बैकअप ऑप्शन यही होती है, वो खुद से नंबर प्लेट बना के लगा लेते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही। इसमें एक्चुअली जिस हमारे वेंडर के साथ हमारा नंबर प्लेट्स बनाने का एग्रीमेंट चल रहा है, वो चूँकि इंटरनेशनल प्रोक्योरमेंट करते हैं, बाहर से चीज़ें आती हैं, डॉलर की कीमत बढ़ गई है, तो उनकी अपनी कुछ इस हवाले से कंसर्न्स हैं, और वो कहते हैं कि जी हमें आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिवाइज़ करें। जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस वक्त डॉलर 200 से भी नीचे था, अब 290 और 300 के करीब है। तो वो बहरहाल उसमें भी कुछ थोड़ी सी चीज़ें हैं जो कि हम बैठ के इंशाल्लाह सेटल कर रहे हैं, और ये हम गवर्नमेंट के पास लेके जाएंगे। कैबिनेट जो इस पे डिसीजन देगी उसके मुताबिक ही हम यही चाहेंगे कि कोई सस्टेनेबल सोल्यूशन हो, ताकि पब्लिक को चीज़ें जो हैं वो टाइम पे मिलती रहें। सही। सो नाज़िन, हमारे साथ डीजी साहब मौजूद हैं, हम गुफ्तगू का सिलसिला भी आगे बढ़ाएंगे। अशफाक ने हमें लाहौर से ज्वाइन किया है। जी अशफाक साहब, कहिए क्या पूछना चाह रहे हैं आप डीजी साहब से? मेरी ना बाइक मैंने रजिस्टर करवाई थी 2000 मेरे साथ बाइक में, तो इसकी ना ओरिजिनल नंबर प्लेट और स्मार्ट कार्ड नहीं मुझे अभी तक मिला। ठीक है, स्मार्ट कार्ड नहीं अभी तक मिला, और मेरे पास बहुत सारे लोगों के सर ये क्वेश्चन भी आए हैं कि फ़ीस बढ़ा दी गई है, बावजूद इसके स्मार्ट कार्ड की फरहमी टाइम पे नहीं हो रही है, क्या इशू है? जी स्मार्ट कार्ड की तकरीबन जब मैं आया था तो 1,70,000 के करीब पेंडेंसी थी। उसको हमने तकरीबन 50% तक जो है वो रिड्यूस कर दी है, और अभी भी हमारी प्रोडक्शन भी और उसके साथ हम डिलीवरी भी वो कर रहे हैं। बल्कि जहाँ पर हमें थोड़ी सी पोस्ट ऑफिस की तरफ से डिले आ रही है, वहाँ पर हम अपने स्टाफ को, हम अपने कंसर्न डायरेक्टर्स को कह रहे हैं कि वो खुद लोगों को कॉल करके उनको कार्ड्स दे दें। तो ये अगर अपनी गाड़ी का नंबर बता देंगे या मेरे ऑफिस आ जाएं तो इनको हम इंशाल्लाह अगर उसी दिन नहीं तो अगले दिन हम इनको कार्ड इनका दिलवा देंगे। चलिए जी, आप डायरेक्ट रब्ता भी कर सकते हैं, ऑफिस भी जा सकते हैं, तो आपका कार्ड जो है आपको पहुंचा दिया जाएगा। अच्छा जी, इसके साथ साथ मैं ये भी बात आपसे ज़रूर सर पूछना चाहूँगी कि हमने लोगों की मुश्किलात को मैक्सिमम कम करना है, हमें इनिशिएटिव नए लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब बेहतरी के लिए मज़ीद क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं? इसमें सबसे पहले तो मैंने आपसे गुजारिश की कि डिजिटाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो हम कर रहे हैं, और इसमें जहाँ तक प्रॉपर्टी की असेसमेंट है, उसकी असेसमेंट का जो क्राइटेरिया है, मैप्स हैं, हमारे जो ऑलरेडी कुछ डेटाबेसेस हैं, पेलरा का डेटाबेस है, कुछ प्राइवेट 1-2 कंपनीज जो रियल एस्टेट का काम कर रही हैं उनका डेटाबेस है, अर्बन यूनिट का एक डेटाबेस है। इन सब को हम इंटीग्रेट करके अपना बना रहे हैं डेटाबेस, जिससे कि हमें अंदाज़ा हो सके कि किस जगह पे कितने हाउसिंग यूनिट्स हैं, उनका क्या साइज़ है, और उसमें कहीं हमारे इंस्पेक्टर ने कहीं किसी के साथ ज़्यादती तो नहीं की हुई या किसी को अनड्यू फेवर तो नहीं दी हुई। तो पहले तो डिजिटाइजेशन से ये जो डिस्कशन वाला एलिमेंट है हमारे इंस्पेक्टर का, ये कम हो जाएगा। उसके अलावा एक्साइज के महकमे में मैं समझता हूँ कि ये एक अर्निंग हैंड है, बट ये कि आज तक यहाँ इंसेंटिव्स की बात जो है वो नहीं की गई। तो एक हम प्रपोजल लेके जा रहे हैं कि जिस तरह बाकी महकमों में फॉर एग्जांपल FBR टैक्स कलेक्ट करता है या पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, वहाँ पर जो उनके स्टाफ को, उनके ऑफिसर्स को जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस दिए जाते हैं या रिकवरी की परसेंटेज दी जाती है, उस तरीके से यहाँ पर भी एक्साइज के महकमे में भी ये चीज़ होनी चाहिए। ये बहुत अच्छा इकदाम उठाया जा रहा है। हमारे साथ मलिक अहमद हैं जी, एक कॉलर। जी मलिक साहब बोलें, क्या कहना चाह रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जी कहिए, क्या पूछना चाह रहे हैं आप डीजी साहब से? मुझे डीजी साहब से ये पूछना है कि जो स्मार्ट कार्ड अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन से हैं? ठीक है जी, थैंक यू सो मच। स्मार्ट कार्ड के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन से हैं जी? वही गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के लिए आपको उसकी इनवॉइस चाहिए होती है, साथ ID कार्ड और साथ एक एफिडेविट हमें रिक्वायर्ड होता है। ये आप हमें जमा कराएंगे तो हमारी अब कोशिश है कि हम इसको 2 हफ्ते से कम वक्त में लोगों को डिस्पैच करना शुरू कर दें। और अब चूँकि मैंने आपको बताया प्रोडक्शन हमने बेहतर कर दी है, बल्कि एक चीज़ हमने ये कोशिश की थी, उसमें कुछ टेक्निकल 1-2 इश्यूज़ आ गए थे कि अभी पूरे पंजाब के कार्ड जो हैं सिर्फ लाहौर में प्रिंट हो रहे हैं, तो रावलपिंडी में, फैसलाबाद में और मुल्तान में, इन 3 जगहों पे हम इंशाल्लाह ये कार्ड्स की प्रोडक्शन का सिलसिला जो है वो शुरू करने जा रहे हैं इनिशियली। उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोडक्शन होगी, ताकि किसी भावलपुर से या चकवाल से या पंजाब के किसी और एरिए से कार्ड के लिए किसी को लाहौर ना आना पड़े। हमारे साथ एक और कॉलर हैं जी, इजाज साहब। जी इजाज साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सवाल क्या आपका? जी मैडम है ना साहब, मैंने ना ममली साहब से बात करनी थी। जी जी कीजिए। जी सर, जो आदमी फौत हो जाता है, शनाख्ती कार्ड उसके नाम पे है, तो
तो उसके नाम करवाने गाड़ी बायोमेट्रिक का मसला बनता है, तो इसके लिए कोई हल है, कोई उसके पीछे वारिस जो है वो करवा सकता है तो या किस तरह करवा सकता है? ठीक है, अगर किसी की डेथ हो जाए तो उसके बाद जो ट्रांसफर कराने का तरीका वही जो बाकी प्रॉपर्टी का होता है, सक्सेशन सर्टिफिकेट बनता है या लीगल एयर्स के लिए आप वो सिविल कोर्ट से जो प्रोसीजर होता है वो करने के बाद आते हैं। तो जिस तरह आपकी अपना इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसमें शेयर होल्डर्स को शेयर जाता है, उसी तरीके से अगर कोई गाड़ी है या कोई और चीज़ है तो उसका शेयर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है उनके शेयर ठीक है होल्डर्स जी, इसका जो तरीक़ेकार है वो भी डीजी साहब ने बता दिया। हमें कॉल्स पीछे बहुत ज़्यादा आ रही हैं, सो हमने अगली कॉलर की तरफ भी चलना है, लेकिन इससे पहले मैं डीजी साहब से पूछना चाहूँगी नंबर प्लेट्स की जो फराहमी, जो एक बैकअप एक आपके पास इतना बड़ा पड़ा है, वो अब लोगों तक पहुँचाने का अमल चल रहा है, स्लो है, वजह उसकी आप मुझे बता दीजिएगा। जी बुनियादी तौर पे इसमें डिलीवरी का इतना इशू नहीं है, प्रोडक्शन का इशू है, क्योंकि प्रोडक्शन काफ़ी अरसे से रुकी हुई है और उसमें मैंने आपको बताया कि कॉस्ट की एस्केलेशन और चूँकि इंपोर्टेड मटेरियल आ रहा था और वो इंपोर्टेड मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई और उसकी वजह से वेंडर ने जो है वो हमसे नए परचेज ऑर्डर की डिमांड की हुई है। तो ये चीज़ हम अभी लेके जाएंगे इंशाल्लाह कैबिनेट के पास और जो डिसीजन हुकूमत की तरफ से होगा उसके मुताबिक हम इसको इंशाल्लाह फिर जो है वो डिलीवर करवाएंगे। अभी लोगों को वाकई अब जो कोई शख्स यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए आता है गाड़ी के तो उसको कई माह लग जाते हैं, बल्कि कुछ लोग ऐसे भी मुझे मिले हैं जिनको 6 माह से ज़ायद हो गए और उनको अभी गाड़ी की नंबर प्लेट नहीं मिली। तो ज़ाहिर है वो फिर प्राइवेटली जाके बनवाते हैं और बनवा के उसके बाद उनको अगर कहीं पुलिस रोक लेती है और उनका इतराज़ पुलिस का अपनी जगह बिल्कुल ठीक होता है कि आपकी ये स्टैंडर्डाइज्ड जो नंबर प्लेट है वो नहीं है, तो इसमें कसूर तो चूँकि मैं कहूँगा हमारे महकमे का ही है, आवाम का इसमें कोई कसूर नहीं है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम इसका एक लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल सोल्यूशन जो है वो लेके जाएंगे और इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह हमारे जो आवाम के मसाइल हैं नंबर प्लेट की हद तक और जो स्मार्ट कार्ड्स हैं उनकी हद तक इंशाल्लाह हम, क्योंकि ज़्यादा लोगों का इशू भी यही हमें सुनने को मिल रहा है। राना इजाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है अभी कॉल पर, वो हैं जी। राना इजाज साहब क्या पूछना चाह रहे हैं डीजी साहब से? अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप लाइव आए हैं, जो दूर कर रहे हैं लोगों की, यहाँ सुन रहे हैं। सर ये हार्डशिप का आपने 2 माह का टाइम दिया था, बाद एकदम से सारा कुछ बंद हो गया है, वो दोबारा कोई उसके चांसेस हैं कि नहीं है सर, ये पूछना चाह रहा हूँ सर। बहुत सारे केसेस आप अपना सवाल रिपीट कर दें, किस बारे में आप पूछना चाह रहे हैं इजाज साहब? मैम मैं ये कह रहा हूँ हार्डशिप इन्होंने कहा था जिसके ओनर वगैरह यहाँ पे नहीं है या ऐसा अवेलेबल नहीं है, वो ट्रांसफर कर रहे थे ये गाड़ी पहले 2 माह के लिए ना, फिर उन्होंने बंद कर दिया उस प्रोजेक्ट को या उसको सिस्टम को दोबारा से शट डाउन कर दिया, तो उसके कुछ चांसेस हैं? किसी प्रोजेक्ट की बात करें कि जिसका ऑनर नहीं है, उसका उन्होंने बोला कि शिफ्ट किया जाएगा, अपने नाम गाड़ी वगैरह शिफ्ट करा। गालिबन ये जो मुझे समझ आई है ये एक टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन की हमारे पास प्रोविज़न होती है हार्डशिप बेसिस पे जो ये बात कर रहे थे। तो अगर इनके सवाल का वही मतलब है तो वो उसमें चूँकि हमारे पास बहुत सारे ऐसे फ्रॉड के केसेस रिपोर्ट हुए थे, ये चूँकि एक एमरजेंसी प्रोविज़न के तौर पे किया गया था, तो उसमें बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ इंपोर्टेड या कस्टम पेड नहीं थी, वो भी रजिस्टर हो गई थी और वो उस बुनियाद पे फिर ये जो सिलसिला था इसको हमें डिसकंटिन्यू करना पड़ा। ठीक है जी, आपके सवाल का जवाब दे दिया। अब हमने कुछ फैंसी नंबर प्लेट से भी बात करनी है, क्योंकि बहुत सारे शौकीन हजरात पूछना चाह रहे हैं जी, जो अपनी पसंद का नंबर लेना चाहते हैं, नंबर बहुत ज़्यादा महंगे भी हैं, इस पर भी लोग बात कर रहे हैं। सो इस पर हम आते हैं, ब्रेक का कहा जा रहा है, मुझे ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। हमारे साथ डीजी एक्साइज मौजूद हैं, मोहम्मद अली साहब से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। फैंसी नंबर प्लेट्स के हवाले से मैं पूछना चाहूँगी क्या क्राइटेरिया है जी इसकी? जो लोग अपनी पसंद के नंबर 001 या 2 डिजिट 3 डिजिट या 786 या 5 नंबर इस तरह के लोग जो अपनी चॉइस के लेना चाहते हैं वो ऑक्शन किए जाते हैं और हमारा ऑनलाइन ऑक्शन का प्रोसेस है। एक उसकी बेस प्राइस फिक्स होती है, उस बेस प्राइस से ऊपर बोली स्टार्ट होती है और ये बाज़ औक़ात 1 मिलियन तक भी चली जाती है। तो ज़ाहिर है ये ओपन ऑप्शन है, इसमें एक्साइज के महकमे का उस तरीके से कोई रोल नहीं होता। जो हाईएस्ट बिड हमें देता है
वो हम उसको जो है वो नंबर अलॉट कर देते हैं। उसको नंबर अलॉट कर दिया जाता है। ठीक है जी। इसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, हमने बहुत सारे प्रॉपर्टी टैक्स में डिफ़ॉल्टर्स को देखा, इनके हवाले से हम ऑफ द कैमरा भी बात करें तो खुसूसी आपको हिदायत मिली हैं, सो क्या हिदायत जारी की गई? जी, इसमें पहले अटैचमेंट की पावर्स जो थी हमारे पास नहीं थी। 2 दिन पहले एक हमें गवर्नमेंट की तरफ से पावर्स दी गई हैं कि जो नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको अब हम अटैच कर सकते हैं, उनको सील कर सकते हैं। इनका तो डेटा आपके लिए कलेक्ट करना, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके पास रजिस्टर्ड हैं, डाटा कलेक्ट जल्दी हो जाएगा? जी बिल्कुल, हमारे पास डाटा ऑलरेडी मौजूद होता है, बल्कि इस पे जो हमारे पहले नोटिस होते हैं या PT10 हम उसको कहते हैं, उसकी कार्रवाई ऑलरेडी हमारे स्टाफ ने की हुई होती है। और इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अब जिस तरीके से कल हमने बहुत सारी सीलिंग्स की हैं लाहौर में भी और बाकी शहरों में, तो 4-4, 5-5 साल का उनका जो डिफ़ॉल्ट था वो जब सील किया गया तो उन्होंने दे दिया। तो इसमें मेरी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से भी लोगों से ही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपका कोई आउटस्टैंडिंग आपके ड्यूज़ हैं, एरियर्स हैं, वो आप पे कर दें, क्योंकि जितनी भी अब नॉन रेजिडेंशियल, जिसके अंदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ऐसी जिसके अंदर कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है वो भी शामिल होगी, और ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर कोई नहीं रह रहा, वो चाहे फार्म हाउस है या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उसको भी हम सील कर सकते हैं। और इसमें एक्साइज़ के महकमे की अपनी जेल भी है। हम उसको फिर जो हमारे ऑफिसर, फील्ड ऑफिसर्स हैं, उनके पास कलेक्टर के इख्तियारात भी होते हैं, तो वो कानूनी कार्रवाई उस तरीके से भी कर सकते हैं। ये वो मामला है जिसमें आप लोगों को नाज़रीन ताउन करना है। मंसूर भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मंसूर भट्ट साहब, क्या पूछना चाह रहे हैं आप DG साहब से? अच्छा, एक तो पहले मैं CT42 की पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करूंगा कि इस तरह के इकदाम कर रहे हैं कि जिसमें एक आम साइज है वो अपने प्रॉब्लम्स को बता के उसको हल करवा सकता है। दूसरा ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा अपनी ठेके से गाड़ी है, 3 महीने से ट्रांसफर करवा चुका हूँ मैं ना, लेकिन अभी तक मुझे वो स्मार्ट कार्ड मौसूल नहीं हुआ। ठीक है, तो चूंकि DG साहब तो खुद यहाँ तशरीफ फरमा है, अगर आपके प्रोग्राम की वसादत से ये रिकॉर्ड उन तक पहुँचा दिया जाए ताकि बाद में हमारा जो मसला जो है ना वो हल हो जाए, उस प्रोग्राम को क्रेडिट जाए सारा। थैंक यू सो मच। DG साहब सुन रहे हैं। जी DG साहब क्या कहना जी बिल्कुल, ये अगर जी करवा देते हैं बिल्कुल। ये अगर अपने पर्टिकुलर्स दे दें तो मैं कोशिश करता हूँ आज ही हम इनकी प्रिंटिंग करवा दें, वरना कल इनको इंशाल्लाह कार्ड मिल जाएगा। चलिए जी, मंसूर साहब आप हमारे पैनल के इस नंबर पे अपनी डिटेल्स भिजवा दें तो हम ज़रूर DG साहब के साथ शेयर करेंगे और आपका ये मसला जो है वो जल्दी हल हो जाएगा। अच्छा जी, अब इसके अलावा मैं आपसे पूछना ये चाहूँगी कि हमने लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करी हैं। लोग कहते हैं कि एक्साइज ऑफिस चले जाएं तो अभी भी उन्हीं लंबी कतारों का सामना है, अभी भी माफिया का सामना है, और अभी भी लोग जो है वो जल्दी किसी की बात नहीं सुनते हैं। वन विंडो ऑपरेशन जिसे कहा जाता है, किस तरह इसको लोगों के मसाइल को हल किया जाएगा? जी, इसमें सबसे पहली चीज़ तो मैंने जैसे आपसे शुरू में जिक्र किया था कि टेक्नोलॉजी जितनी हम इस्तेमाल करेंगे, जितना पब्लिक का और हमारे स्टाफ का इंटरेक्शन कम होगा, उतनी ही हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी और उतना ही मैं समझता हूँ कि करप्शन या जो मैल प्रैक्टिसेस हैं या जो शिकायत हैं वो उनमें कमी भी आएगी। तो इस वजह से ऑलरेडी हमारा EPA का सिस्टम चल रहा है। फॉर एग्जांपल हम हर बुध वाले दिन जो है वो नाकाजात जो है वो डिफरेंट जगहों पे लगाते हैं। वहाँ पर जो डिफ़ॉल्टर गाड़ियाँ होती हैं वो उसी वक्त हम ऑनलाइन उनको पे कर देते हैं, बल्कि अब से हमने साथ जो है वो अगर कोई कैश पेमेंट करना चाहता है तो वो भी हम उनसे ले रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो सब्ज़ी मंडियाँ हैं या हमारी जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं, ये आमतौर पर रात 11 बजे या सुबह फजर के टाइम जहाँ ऑक्शन होती है मंडियों में, वहाँ पर जाते हैं। तो हमने सुबह के वक्त भी एक्साइज़ के महकमे को उठा के वहाँ खड़ा किया और बहुत सारी हमारी ऐसी बड़ी जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं जो कि टैक्स की डिफ़ॉल्टर्स थी हमारी, उनको हम फोकस कर रहे हैं। बट ये है कि रिकवरी हमारा काम अपनी जगह बिल्कुल ज़रूर है और वो हम उसको जाँफशानी से करते रहते हैं, हमारा पूरा अमला। बट साथ साथ पब्लिक की फैसिलिटेशन जो है वो हम बिल्कुल कर रहे हैं। हमारे जो दफातर हैं, मैंने 2-3 जगह जहाँ विज़िट किया है, हमारी बिल्डिंग्स की बड़ी खस्ता हाली देख के मुझे अफसोस हुआ, तो वो वहाँ के ऑफिसर्स के मैंने ज़िम्मे लगाया, हम उनको रेनोवेट करवा रहे हैं। वहाँ थोड़ा सा कॉर्पोरेट कल्चर जिस तरीके से होता है, हमारा कोई क्लाइंट या हमारा शहरी अगर वहाँ मज़द शहरी वहाँ उनका जाना होता है तो उनको ये फील ना हो कि वो कहीं ऐसी जगह पे आ गए। आई मस्ट से ये बहुत अच्छा इकदाम उठाया जा रहा है। जी मुश्ताक साहब गालिबन हमारे साथ हैं टेलीफोन लाइन पे। जी मुश्ताक साहब कहिए, क्या पूछेंगे आप? जी पूछिए, क्या कहेंगे?
लाइन में शायद कोई प्रॉब्लम है और सुन नहीं पा रहे हैं, शायद आप दोबारा से कॉल कर सकते हैं और फिर आप अपना सवाल जो है वो दोबारा से रिपीट कीजिए और आपके सवाल का जवाब देंगे। अच्छा जी, अब हमने नाज़िन बात कर ली आपके जितने भी इश्यूज से उससे रिलेटेड, आपकी कॉल्स भी हमने शामिल कर ली। अब सरकारी इदारों की जो गाड़ियाँ हैं इनको आपने टैक्स लेकर आना है, आई थिंक एक बड़ा चैलेंज है, इसके लिए क्या करेंगे? जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। हमारे बहुत सारे सरकारी इदारे जो हैं वो हमारे डिफ़ॉल्टर हैं और उन्होंने टोकन टैक्स वगैरह जो है वो उस तरीके से पे नहीं किया हुआ, तो उसके लिए हमने ऑलरेडी मुतल्लिका महकमों को लेटर्स जारी कर दिए हुए हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि जून से पहले हम उनसे जो है वो रिकवरी करवा लें, वरना बिल आखिरी हमारे पास यही होता है कि हम उन गाड़ियों को फिर सड़क पर रोक के उनसे कलेक्शन जो है वो करेंगे। तो चूँकि सरकारी गाड़ियों में आमतौर पे ऐसा किया नहीं जाता, तो हम नहीं चाहेंगे कि उस स्टेज पे हमें जाना पड़े। तो सरकार को पेमेंट आनी होती है, तो वो उसमें मेरा ख्याल है हमें वो रिकवरी भी हो जाएगी। सही सही। साजिद साहब है हमारे साथ। साजिद साहब क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मैं पूछना चाह रहा हूँ, तो मेरे बेटे ने मोटरसाइकिल परचेज की थी 2019 में, तो हमें आज तक नंबर प्लेट नहीं मिली उसकी आज तक। 2019 से आपको नंबर प्लेट नहीं मिली? जी सर, क्या कहना चाहिए? इसमें मैं चेक करवा लेता हूँ। एक तो हमारे ये ख़ास तौर पे फरीदकोट हाउस हम 2 दिन पहले गए थे, मैं भी था, सेक्रेटरी साहब भी थे, हमारे मिनिस्टर साहब भी थे, तो वहाँ पर कोई 15-20 हज़ार से ज़ायद नंबर प्लेट्स जो हैं वो अनडिलीवर्ड पड़ी हुई हैं। पोस्ट ऑफिस ने उनके पीछे अदम पता या उन्होंने कहा कि जी हमने मालिक को ढूंढने की कोशिश की, वो नहीं अवेलेबल था, वो वहाँ पर मौजूद है। लोगों का एड्रेस भी चेंज हो जाता है, उस वजह से भी प्रॉब्लम आ जाती है। एड्रेस चेंज होने के अलावा बहुत सारे लोगों ने इनकम्प्लीट एड्रेस लिखा हुआ, बिल्कुल आपने सही कहा, तो उस वजह से ऐन मुमकिन है कि इनकी नंबर प्लेट जो है वो उन्हीं नंबर प्लेट्स में हो, वरना 2019 से तो अब तकरीबन 3-4 साल हो गए, तो इतना डिले तो बिल्कुल नहीं है। तो वो हम चेक करवा लेते हैं, अगर इनकी अवेलेबल होगी नंबर प्लेट तो हम इनको वहीं से हैंड ओवर कर देंगे। सही। मैसेज आपका लाहौरियों के लिए क्या होगा इन दी एंड? जी चूँकि एक्साइज का महकमा जो है वो बुनियादी तौर पे मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन और उसकी टैक्सेशन, तो मेरी तमाम शहरियों से जिनकी गाड़ियां हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट होगी कि वो अपने टोकन टैक्स जो है बर वक्त अदा करें, ताकि किसी किस्म का जहमत का उनको सामना ना करना पड़े। बाकी प्रॉपर्टी टैक्स की कलेक्शन है, हमारे यहाँ एक टैक्स नया कोई 2 साल पहले ऐड हुआ है पिछले साल से, जिसमें बटिंग हाईवेज़ पे जो हमारी प्रॉपर्टीज़ आती हैं उनका हम असेसमेंट करके टैक्स करते हैं, तो उसमें भी अगर आपको टैक्स के अमले की तरफ से नोटिस आता है तो आप मेहरबानी करके उसको टाइम पे जमा करवाएं। बिल्कुल जी, आपका ताउन बहुत ज़रूरी है। माजरत के साथ कॉल्स पीछे बहुत ज़्यादा आ रही हैं और बहुत ज़्यादा एक कॉलर इसरार करे। जी इनायत हमारे साथ हैं। जी मुझे वाइंड अप की तरफ जाना है, जल्दी से अपना सवाल पूछ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने गाड़ी तकरीबन आज से 2 साल पहले ली थी जी। और जिनसे मैंने ली वो ओपन लेटर पे ली थी, तो उनकी डेथ हो चुकी हुई है और मुझे बायोमेट्रिक का बहुत मसला हो रहा है। और देखिए हम लोग तो आवाम में से हैं, हमारा तो कोई इतना रेफरेंस भी नहीं होता कि हमें कोई आगे तक लेके जाए या हमारी कोई बात सुने। हमारी तो बात सिर्फ आप तक पहुँचती और आप ही आगे पहुँचा सकते हैं। तो मैम मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। मुझे वो ये कह रहे हैं कि आप उसका कोई डेथ सर्टिफिकेट लाएं, वो मिल भी नहीं रहे, उनके बच्चे भी नहीं, मतलब कोई बात नहीं सुन रहा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं गाड़ी आगे तक चेक करना। इनायत साहबा डीजी साहब से हम रिक्वेस्ट भी करते हैं आपका मसला हल कर दें और आपको बताते भी हैं कि अब आपको क्या करना है। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे डीजी साहब? जी इसमें अब ये बता रही हैं कि इन्होंने ओपन लेटर पे गाड़ी ली थी, अब उसमें सेलर और परचेजर दोनों का आना ज़रूरी हो गया हुआ है और उनके बायोमेट्रिक चूँकि एक रिक्वायरमेंट है, उसके बगैर हम ट्रांसफ़र कर नहीं सकते। वो कह रही है कोई भी ताउन नहीं कर रहा, उनकी फैमिली में से भी कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा? नहीं, अब उनका जिनकी डेथ हो गई है ज़ाहिर है उनका सक्सेशन सर्टिफिकेट बनेगा, उनके शेयर होल्डर्स जो हैं वो इनके नाम पे लिख के देंगे तो फिर वो होगा, क्योंकि टाइटल का डिस्प्यूट है। अदरवाइज़ फिर ये मामला जो है सिविल कोर्ट में चले जाते हैं और वहाँ ज़ाहिर है लिटिगेशन फिर बाज़-औक़ात कोई तूल पकड़ जाती है। तो इसमें एक्साइज़ के महकमे की तरफ से इनको इंशाल्लाह मैं यकीन दिलाता हूँ किसी किस्म की हमारी नॉन कोऑपरेशन या कोई डिले नहीं होगा। अब ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है और ये इनको पूरा करना पड़ेगी। ये तो आपको करनी पड़ेगी। आप ये रिक्वायरमेंट पूरी करके फिर एक्साइज डिपार्टमेंट से रब्ता करें, इंशाल्लाह आपका मसला जल्द हल कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच आप सब कॉलर्स के लिए। डीजी साहब आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।